हाल ही में सरकार ने नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन स्कीम की घोषणा की है, जिसके अंतर्गत सरकार का लक्ष्य अगले 4 वर्षों में लगभग 6 लाख करोड़ रुपए कमाने का है। और ये संपत्ति देश की संपत्तियों के माध्यम से आएगी। कैसे आएगी, इस चीज़ को हम समझेंगे। रिपोर्ट बाई आदि आदित्य। तो सबसे पहले समझते हैं कि इस पूरे रिपोर्ट को हम किन अलग अलग सेक्शंस में समझने का प्रयास करेंगे। तो व्हाट इज़ एनएमपी, पहले तो हम ये समझेंगे कि एनएमपी क्या है, नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन क्या है। देन हमें इसकी ज़रूरत यानी कि सरकार को इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। देन इसके बाद क्या क्या इसके इम्पोर्टेंट मेरिट्स हैं, क्या चैलेंजेस इसमें आ सकते हैं, इन चीज़ों को भी देखेंगे। यानी कि सरकार को इससे क्या लाभ है और सरकार को इस चीज़ को लागू करने में क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, इसे भी समझेंगे। देन वे फॉरवर्ड एंड माई पॉइंट ऑफ व्यू। तो इस सेक्शन के माध्यम से हम चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज़ एनएमपी। देखिए, ये जो नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन स्कीम है, इसे लॉन्च किया गया है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के द्वारा। और इसमें उन्होंने लक्ष्य रखा है दैट वी विल कलेक्ट अराउंड 6 लाख करोड़ रुपीज़ इन अपकमिंग 4 ईयर्स। ओके। और ये जो पूरा मॉडल होगा ये बेस्ड होगा पीपीपी पर, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर। इसमें सरकार का भी पैसा और लोगों का भी पैसा, इन्वेस्टर्स का भी पैसा। तो इस प्रकार से ये बेस्ड होगा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर। अब समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो 4 वर्षों में 6 लाख करोड़ रुपए कुल कमाने का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन इसी वर्ष, सिर्फ इसी वर्ष 88,000 करोड़ रुपए तक कमाने का लक्ष्य रखा गया है। और अब ये हम समझते हैं कि आखिर ये पैसे जो सरकार कमाएगी ये कैसे कमाएगी, किस प्रकार से कमाएगी। तो देखिए, सरकार के पास कुछ संपत्तियां हैं और वो संपत्तियां अलग अलग क्षेत्रों में हैं। कौन कौन से क्षेत्र हैं इसमें जो शामिल किए गए हैं, तो रोड्स हो गए, ट्रांसमिशन लाइन्स हो गई, पाइप लाइन्स हो गई, फाइबर नेटवर्क्स हो गए, टावर्स हो गए, पावर प्रोजेक्ट्स हो गए, पोर्ट्स हो गए, एयरपोर्ट्स हो गए। तो ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर सरकार की कुछ न कुछ संपत्तियाँ हैं। तो सरकार का प्लान एनएमपी के अंतर्गत यह है दैट सरकार इन संपत्तियों को लीज आउट करेगी, यानी कि इनको देगी किराए पर फॉर फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए इसको पूरी तरीके से किराए पर दिया जाएगा। अब देखिए, इसका किराया कुछ इस तरह से नहीं होगा कि आपको मंथली पे करना, नहीं, एक बार के लिए पूरा हो जाएगा। मान लीजिए कि 100 साल के लिए या 50 साल के लिए इसको दे दिया जाएगा कि अब कोई कंपनी आती है, मान लीजिए फर्ज करें कि कंपनी ए आती है और उस कंपनी ए को ये पर्टिकुलर जो प्रोजेक्ट है ये दे दिया जाता है 100 सालों के लिए। और 100 साल तक इस कंपनी के ऊपर सरकार का कोई भी स्वामित्व नहीं होगा, सरकार का कोई भी कंट्रोल नहीं होगा। पूरी तरीके से हर एक मामले में जो कंट्रोल होगा वो कंपनी ए के पास होगा इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर। तो ये मतलब है इसका एनएमपी स्कीम में। तो इसको जब लीज आउट किया जाएगा उसके बाद जो पैसे आएंगे वो सरकार की एक तरह से जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को प्राप्त करने में हेल्प करेंगे। तो ये होता है आपका पूरा सिस्टम एनएमपी के अंतर्गत। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं, जिन संपत्तियों को यहाँ पे लीज आउट किया जाता है, इनको क्या कहते हैं, तो इनको कहते हैं ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स। आइए समझते हैं क्या होता है ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट अच्छी तरीके से। तो ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट विल कम अंडर एनएमपी टू बी लीज्ड आउट। ये जो ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स होंगे ये सारे एनएमपी में आएंगे। सारे मतलब कि कुछ सेलेक्ट करेगी गवर्नमेंट उसको, पर्टिकुलर साइट्स को। अच्छा, इस पर पहचान करने का तरीका क्या होगा। सरकार का कहना यह है कि हम अपनी उन संपत्तियों को लीज आउट करना चाहते हैं जो कि अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही हैं, या फिर बंद हो चुकी हैं, या फिर परफॉर्म कर रही हैं लेकिन बहुत खास नहीं कर रही हैं। तो उनको हम लीज आउट करेंगे ताकि जो उनकी स्थिति है वो सुधर सके। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगा, प्राइवेट माइंडसेट आएगा, तो शायद उनमें और थोड़े चेंजेस आएंगे और फिर उनको और बेहतर बनाने में हो सकता है मदद मिल सके। तो सरकार का ये कहना है। प्लस इससे सरकार को कुछ और फ़ायदे हो सकते हैं। वो फ़ायदे क्या होंगे उसको हम मेरिट्स में डिस्कस करेंगे। अभी समझते हैं ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट क्या होता है। तो देखिए, मान लीजिए कि कोई एक पर्टिकुलर लैंड है, ओके, और एक ए व्यक्ति आता है और इस लैंड पे क्या करता है, एक रोड बनाता है और फिर अगल बगल 2-3 फैक्ट्रियाँ बना देता है और एक कपड़े का मान लीजिए फैक्ट्री बनाता है और कपड़े की फैक्ट्रियों का उत्पादन करना शुरू कर देता है। तो अब क्या है,
अब ये जो पूरा प्रोजेक्ट हो गया, इस पर कुछ ना कुछ आपको दिख रहा है, रोड भी दिख रहे हैं, फैक्ट्रीज भी दिख रही हैं, तो इसमें कोई ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी बन चुका है। तो अब अगर ये फिर कल को परफॉर्म करना बंद कर दे या ठीक से परफॉर्म ना कर रहा हो या फिर घाटे में जा रहा हो, और ये मान लीजिए कि ये सरकार के पास है, तो सरकार सोचेगी ना कि इससे थोड़ा सा छुटकारा पाया जाए। तो अब अगर सरकार इसे किसी और को देती है तो ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट होगा ये कहलाएगा ब्राउनफील्ड, यानी कि इसमें वो जो व्यक्ति दूसरा आएगा इसको लेगा, उसको ऑलरेडी कुछ ना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, उसको ऑलरेडी लैंड मिली रहेगी, उसको लैंड प्रोक्योर नहीं करना पड़ेगा, रोड्स मिले रहेंगे, रोड्स नहीं बनाने पड़ेंगे, तो कई सारी चीज़ें उसको ऑलरेडी पहले से मिली होंगी। तो इसे कहते हैं, इस प्रकार के प्रोजेक्ट को कहते हैं ब्राउनफील्ड। एक और होता है जिसे कहते हैं ग्रीन फील्ड। तो ग्रीन फील्ड क्या होता है कि बिल्कुल प्लेन लैंड होगा, बैरन लैंड होगा, उस पर कोई सुविधा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहेगा, सारी चीज़ें बिल्कुल स्क्रैप से स्टार्ट करनी पड़ेंगी। तो ऐसे प्रोजेक्ट पे जब सरकार किसी को ये हैंड ओवर करती है तो उसे कहते हैं ग्रीन फील्ड। तो ऐसे प्रोजेक्ट में क्या होता है कि पहले तो आपको लैंड प्रोक्योर करना पड़ता है और उसके बाद जो बाकी के जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो आपको बिल्ड करना पड़ता है। तो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट क्या होते हैं, बिल्कुल ही बैरन होते हैं, उन पर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है, लेकिन ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स में कोई ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। ओके, तो यही मतलब है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है दैट ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जिन पर पहले से ही कोई और संरचना विद्यमान होती है, यानी इसमें आपको बहुत ज़्यादा लागत नहीं लगानी पड़ती, थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन आपको करने पड़ते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड। अब समझते हैं दैट हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट वाई गवर्नमेंट नीडेड टू ब्रिंग दिस पर्टिकुलर NMP। तो देखिए, सबसे पहली बात जो हम सभी जानते हैं और हम सब पूरी दुनिया इससे परेशान है, दैट इज़ कोविड-19 पैंडमिक। तो कोविड-19 पैंडमिक में होता क्या है दैट गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा रेवेन्यू लॉसेज होता है, क्योंकि कंपनियां बंद हो जाती हैं, चीज़ें काम करना बंद हो जाती है, देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल ठप पड़ जाती है। तो सरकार को जो रेवेन्यूज़ मिलते थे वो रेवेन्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा कमी आती है। प्लस खर्चे तो सरकार के वैसे ही बरकरार रहते हैं, प्लस सरकार के खर्चे और भी बढ़ जाते हैं बिकॉज ऑफ द R&D, प्लस जो आपकी वैक्सीन बनाई गई है उसको वैक्सीन को लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना, फ्री ऑफ कॉस्ट करना, दूसरे देशों की मदद करना, तो कई सारे के खर्चे सरकार के बढ़ चुके थे। तो आप देख रहे हैं आजकल पेट्रोल डीजल के दाम भी ज़्यादा बढ़े हुए हैं, तो वो भी एक पार्ट है जो कि कोविड-19 में हुए लॉस को रिकवर करने का सरकार का एक तरीका है। ओके, तो रेवेन्यू लॉसेस की वजह से सरकार की जो संपत्ति है उसमें काफ़ी कमी आ गई। तो सरकार को पैसों की ज़रूरत है, सरकार के पास पैसे नहीं, सरकार का खजाना बिल्कुल खाली हो रखा है। तो इन कमियों को दूर करने के लिए सरकार ने सोचा कोई एक ऐसी स्कीम लाते हैं जिसके माध्यम से हम कुछ पैसों को कमा सकें और आगे के कामों को कर सकें। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उनके दिमाग में उपज हुई NMP की। ओके, तो NMP ये दिमाग में आता और इसीलिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। अब समझते हैं कि इसके फ़ायदे क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला जो फ़ायदा वो ये होगा कि रेवेन्यू जनरेट होगा, यानी कि जब भी कोई भी ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट NMP के अंतर्गत किसी भी अलग बंदे को दिया जाएगा, सरकार उसे देगी, तो उससे क्या लेगी, किराया लेगी, पैसा लेगी। तो उस प्रकार से सरकार के पास क्या होगा, रेवेन्यू का जनरेशन होगा। दूसरी बात, अब मान लीजिए एक पल के लिए फ़र्ज करिए कि एक जो ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है जिसको सरकार दे रही है, NMP के अंतर्गत लीज आउट कर रही है, अगर वो ना करती तो जो पर्टिकुलर कोई एक मान लीजिए कि एयरपोर्ट है, ओके, और एयरपोर्ट पे जो संचालन है बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, यानी कि एयरपोर्ट बहुत ज़्यादा अच्छे से कमाई नहीं कर पा रहा है, अपनी लागत को ही नहीं निकाल पा रहा है, लेकिन अब एयरपोर्ट चल रहा है, तो एयरपोर्ट चलाने के लिए तो सरकार को कुछ ना कुछ पैसा तो डेली देना पड़ता होगा, सरकार के खर्चे तो कुछ होंगे ही होंगे। लेकिन अब उसमें क्या हो रहा है कि घाटा हो रहा है, तो सरकार भी परेशान है कि ये घाटा हो रहा है लेकिन हमको इससे कुछ मिल नहीं रहा है। तो उस घाटे से सरकार बच जाएगी। जैसे अब जो उसका मेंटेनेंस या फिर उसके रख रखाव या उसको संचालित, उसको ऑपरेशनल बनाए रखने के लिए जो जो खर्चे सरकार को करने पड़ते थे वो खर्चे अब नहीं करने पड़ेंगे। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स जिन पर सरकार को खर्च करना पड़ता है उनको बनाए रखने के लिए उन खर्च को नहीं करना पड़ेगा। तो ये भी सरकार के लिए एक फ़ायदा होगा दैट फ्री फॉर्म मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, तो मेंटेनेंस का एक्सपेंसेस भी खत्म हो जाएगा। तो सरकार को इस प्रकार से ये भी रेवेन्यू का एक बेनिफिट ही होगा। ओके, तीसरा ऑप्शन क्या कहता है, ऑप्शन है तीसरा पॉइंट, बेटर यूज़ ऑफ अनयूज्ड पार्शली यूज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर जो सरकार के पास हैं जिनका अच्छे से यूज नहीं हो पा रहा है, जिनका अच्छे से आउटपुट नहीं निकल पा रहा है, या फिर उनका बहुत ही आंशिक रूप से पार्शियल आउटपुट निकल पा रहा है, पार्शियल यूज हो पा रहे हैं, तो ऐसे प्रोजेक्ट का, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर्स का अच्छा यूज हो सकता है अगर हम उसे लीज आउट कर दें, किराए पर दे दें। ऐड ऑन, अब ऐड ऑन क्या है,
अब मान लीजिए कि कोई कंपनी ए है, वो किसी पर्टिकुलर ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट को लीज पर ले लेती है, फिर उसको लगता है कि यार इसमें कुछ और चेंजेस करने की ज़रूरत है, तो उसमें क्या करती है वो और इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करती है, उसे और बेहतर बनाती है, उसे मार्केट में कॉम्पिटिट करने लायक बनाती है। तो क्या करेगी उसमें वो बहुत सी चीज़ों को ऐड करेगी। इससे क्या होगा, उस प्रोजेक्ट की उस वैल्यू भी बढ़ेगी, प्लस आगे उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस भी बढ़ेंगे। तो अल्टीमेटली इसका फ़ायदा सरकार को ही मिलेगा। ओके, बेटर सर्विसेज। अब देखिए, मान लीजिए कि प्राइवेट प्लेयर्स ना होने की वजह से गवर्नमेंट जहाँ पर काम कर रही है ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट में, वहाँ पर हो सकता है कि बहुत अच्छी सर्विसेज ना मिल पा रही हो बिकॉज ऑफ द मेनी रीज़न। कौन कौन से रीज़न हो सकते हैं, जैसे सरकार के पास उस प्रोजेक्ट को लेकर बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ना हो, जिसकी वजह से सरकार बहुत ज़्यादा खर्च ना कर रही हो, या फिर ये भी हो सकता है कि सरकार का जो प्रमोशन का पॉलिसी है उस पर पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को लेकर बहुत अच्छा ना हो। बहुत सारी चीज़ें हो सकती है उस प्रोजेक्ट को लेकर के। लेकिन जब वहीं एक प्राइवेट प्लेयर आता है तो वो हर चीज़ों को अपना काउंट करेगा और उससे फिर अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने का और मनी कमाने का प्रयास करेगा। तो हो सकता है कि इस चक्कर में आप देखेंगे सर्विसेज क्या हो जाए, बेटर हो जाए। तो ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं। तो बेटर सर्विस का भी एक्सपीरियंस मिल सकता है कंज्यूमर्स को। तो ये कुछ फ़ायदे हैं इस प्रोजेक्ट के जो कि हमने देखे हैं। अब आइए समझते हैं चैलेंजेस क्या क्या आ सकते हैं। तो सबसे पहला जो चैलेंज होगा वो होगा इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। आपने देखा कि अभी हाल ही में जब सरकार एयर इंडिया का वो बेचने का प्लान कर रही थी तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट इन्वेस्टर्स ने नहीं दिखाया, बिकॉज जो सरकार मतलब सरकार कुछ ज़्यादा ही बोली लगा रही थी, सरकार को कुछ ज़्यादा ही मुनाफा चाहिए था, लेकिन इन्वेस्टर्स को उसमें फ़ायदा नहीं दिखा। तो सबसे पहली बात ये होगी कि क्या जितने संपत्तियों सरकार बेच रही है उसमें इन्वेस्टर्स को उनको इंटरेस्ट लग रहा है, उनको लग रहा है कि हाँ इसमें हमें इसको हमको किराए पर लेना चाहिए और इसको हमें अपने हिसाब से ऑपरेट करना चाहिए और इससे हम बहुत ही मुनाफा कमा सकते हैं। तो इन्वेस्टर्स में इंटरेस्ट है कि नहीं इस पर्टिकुलर स्कीम को लेकर के, पहले तो ये देखना पड़ेगा। सेकंड थिंग कि इसको इम्प्लीमेंटेशन करने में प्रॉब्लम्स आ सकती है, बिकॉज इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, कौन से प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई करेंगे, उसकी क्या बिड होगी, किस प्रकार से उसको लीज आउट करेंगे, कितने सालों के लिए लीज आउट करेंगे, क्या टैक्सेशन इत्यादि का बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं, इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। सेकेंड थर्ड पॉइंट्स क्या हो सकता है, दैट मल्टीपल स्टेक होल्डर्स इन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट। अब मान लीजिए कि जिस ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट को सरकार लीज आउट करना चाहती है, तो ऐसा नहीं होगा जरूरी कि सरकार का ही केवल उसमें शेयर होगा, नहीं, हो सकता है कि उसमें किसी और व्यक्ति का भी शेयर हो, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत वो बिल्ड किया गया हो, तो मल्टीपल उसमें स्टेक होल्डर हो सकते हैं। तो उन सभी को सेटिस्फाई करना, उन सभी को राज़ी करना, ये एक चुनौती हो सकती है। उसके बाद फिर बिड ऑफ गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए कितना बिड लगाती है, कि हमें मान लीजिए कि ये ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट हमारा ए है, तो इसके लिए हमें चाहिए 50,000 करोड़ रुपए किराए के तौर पे इतने सालों के लिए। तो क्या ये बिड सही होगी इन्वेस्टर्स के लिए? तो बिड क्या लगाती है गवर्नमेंट एक एक प्रोजेक्ट के लिए, उसको भी देखना पड़ेगा। ये भी एक चैलेंजिंग है। करप्शन इशू भी हो सकते हैं, बिकॉज नौकरशाही काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट है इन सब मामलों में, तो इसमें नौकरशाही की वजह से हो सकता है कि करप्शन इश्यूज भी आएँ, जिसको भी सरकार को हैंडल करना पड़ेगा। देन इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो क्या अब वो अगर मान लेते हैं कोई कंपनी है तो उसे अगर वो लीज पर लेती है तो क्या उसमें वो इन्वेस्ट करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर्स को बिल्डअप करेंगे या नहीं करेंगे, ये सब चीज़ें भी एक चुनौतियाँ हैं। तो इसमें भी हो सकता है कि कुछ ना कुछ समस्याएं देखनी पड़ जाए। देन इफेक्ट्स ऑन कंज्यूमर्स। देखिए ऐसा भी हो सकता है कोई कंपनी, प्राइवेट कंपनी हो, किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करे तो उसका लागत बढ़ जाए, तो फिर उस लागत को निकालने के लिए वो जो भी उसका जो प्रोडक्ट है तो उस प्रोडक्ट को वो महंगा बेचें, तो इससे कंज्यूमर्स की जेब पर बोझ पड़ेगा, कंज्यूमर्स को चीज़ें महंगी मिलेंगी। तो इन सब चीज़ों को भी देखना होगा एक चुनौती के रूप में। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि चैलेंजेस बन सकते हैं। अब वे फॉरवर्ड एंड माई व्यू के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन है दिमाग में, उन क्वेश्चंस उसको समझ लेते हैं। हो सकता है आपके दिमाग में भी आया होगा, बिकॉज यहाँ पर दो टाइप के प्रोजेक्ट होते हैं, एक होता है ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट, एक होता है ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट। मैंने आपको ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट और ग्रीनफील्ड दोनों के बारे में बता दिया। तो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट देखिए क्या होता है, एक बार देख लेते हैं। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जहाँ पर पहले से कोई भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती है, बिल्कुल स्क्रैप से चीज़ों को स्टार्ट करना पड़ता है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि वाई ब्राउनफील्ड, वाई नॉट ग्रीनफील्ड? ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट ही क्यों नहीं ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स को यूज़ किया गया? एक बड़ा प्रश्न है। तो देखिए अगर हम ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स को यूज करते हैं तो जाहिर सी बात है कि यह एक बिल्कुल फ्रेश इन्वेस्टमेंट की तरह दिखता, जो कि हम ऑलरेडी मेड इन इंडिया के अंतर्गत ऑलरेडी प्रमोट कर रहे हैं कि आप आइए हमारे देश में, हम आपको चीज़ों को मुहैया कराएंगे और आकर के यहाँ पर आप बिजनेस करें। तो इस चीज़ को तो हम ऑलरेडी मेड इन इंडिया के अंतर्गत कर रहे हैं। तो हमने ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट को इसलिए चुना क्योंकि इसमें हमें कुछ ना कुछ नुकसान हो रहा है,
हम इसे फिर से रिवाइव करना चाहते हैं और हमारे पास जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स है उनके माध्यम से ही हम अलग से कुछ रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं। क्योंकि अगर ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट की बात करें तो उसमें आपको फिर लैंड प्रोक्योरमेंट इत्यादि से लेकर के बहुत सी चीज़ें करनी पड़ती हैं, फिर मामला थोड़ा सा पेचीदा हो जाता है। तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे चूज किया गया है। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, ज़रूरी है कि इतने बड़े प्रोजेक्ट्स को प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए और बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक चीज़ों पर ध्यान रखा जाए। देन नीड ऑफ ग्रीवांस रिड्यूसल मैकेनिज्म, सबसे ज़रूरी है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है तो कई सारी समस्याएं आएंगी, कई सारे विवाद उत्पन्न होंगे, तो उन समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे पास एक ग्रीवांस रिड्यूसल मैकेनिज्म होना चाहिए। तो ये भी बहुत ही ज़रूरी एस्पेक्ट्स है। देन डीलिंग विद ब्यूरोक्रेसी इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में बहुत सारे लूप होल्स हो सकते हैं जो कि ब्यूरोक्रेसी को हेल्प पहुंचा सकें बहुत सारे प्रॉब्लम्स को क्रिएट करने में। बट अगर इस चीज़ को अगर ध्यान रखा जाए, ब्यूरोक्रेसी को अच्छे से मैनेज किया जाए, तो ये प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है। ओके, तो ये पूरा मामला हमने डिस्कस किया। आपसे उम्मीद है दैट यू विल रिव्यू द ऑल द रिपोर्ट विच इज़ प्रेजेंटेड बाय मी। सो इसके बारे में आप कमेंट बता सकते हैं। तो डियर फ्रेंड, ये रहा हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसके बाद मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।